हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी और पेडागोजी का पेपर सॉल्व करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है 20 अगस्त को। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप इस प्रैक्टिस सेट से अपना अंदाज़ा लगा लेना कहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर जो है जूनियर लेवल का पेपर है। तो जूनियर लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पर जूनियर लेवल के आंसर अलग होते हैं, बाकी ज़्यादातर पेडागोजी का पेपर जो होता है वो जूनियर और प्राइमरी का सेम टू सेम होता है। बस वहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जहाँ बात की गई होती है कि यहाँ जूनियर लेवल का बच्चा है, उसको शिक्षा कैसे दी जाएगी। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर अलग होता है प्राइमरी से, और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इस पेपर का? यहाँ पहला सवाल क्या दिया गया है? निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता को मतलब डिफरेंशिएशन को, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पर कौन कौन सी बात हमें ठीक लग रही है? यहाँ पर कूट दिए गए हैं, उसके माध्यम से हमें आंसर को पहचानना है कितनी बातें यहाँ पर ठीक हैं, कौन कौन सी गलत है। तो यहाँ पर भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, ये बात भी ठीक हो जाएगी क्योंकि विविधता की बात की जा रही है। अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो उनको स्वीकार करे शिक्षिका जो टीचर है, और उनकी विविधता को अपनी प्रॉब्लम ना समझ करके उसको महत्व दे, अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करे। तो ये ऑप्शन ठीक है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करें, मतलब ये है इसका कि अलग अलग तरह के अगर बच्चे एक क्लास में मौजूद हैं, उनकी भाषा अलग अलग है, उनका खाना पीना और रहन सहन का तरीका अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है और पहनावा अलग है, तो वो बाकी चीज़ें जो है वो इस सब चीज़ को अपने बच्चों के लिए संसाधन के रूप में प्रयोग करें, मतलब ताकि उससे दूसरे बच्चे दूसरी जगह की भाषा को सीख सकें, वहाँ की बोलचाल की भाषा को सीख सकें। तो ये संसाधन के रूप में कार्य करेगा कि दूसरे बच्चे ये भी समझेंगे कि दूसरी जगह पर कैसे लोग रहते हैं, कैसी पृष्ठभूमि होती है, कैसे उनका रहन सहन होता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अगला क्या है? विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। तो विभिन्न अधिगम शैलियाँ जो होती हैं सीखने के, अधिगम मतलब सीखना होता है, शैलियाँ मतलब तरीके, विभिन्न मतलब अलग अलग तरह के सीखने की शैलियों को समायोजित करके भी वे इस चीज़ को, विविधता को संबोधित कर सकती है। तो ए बी सी तीनों ठीक हैं। अगला है, मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो मानदंड तो निर्धारित करना ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब हम कूट में देखते हैं ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहे हैं। तो ए और बी और सी कहाँ पर मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। एक टीचर है, अपनी कक्षा में फर्नीचर की जो तीखी धार वाले किनारे होते हैं उनको रुई से ढका रखने को कहती है, और छुओ तथा अनुभव करो, मतलब टच करो और अनुभव करो, फील करो, वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो देखते हैं, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? वह क्या कर रही है? छुओ तथा अनुभव करो ये नीति अपना रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक रूप से वंचित भी नहीं आएंगे, श्रवण मतलब जो बहरे हैं वो भी नहीं आएंगे, सीख न सकने वाले भी नहीं आएंगे। यहाँ पर कौन से आएंगे? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी आएंगे, जो कि छू कर किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, तो वे दृष्टि विकलांग में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, गुस्से को नियंत्रित करते हैं, या उनके अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं, या प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा होता है? उनके चिंतन, उनकी सोच समझ की शक्ति को प्रेरित करके उन्हें विविध मतलब अलग अलग तरह के विचारों में विधि रहने के अवसर देते हैं, अलग अलग तरह के सोचने का अवसर देते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता यानी कि फेल होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो कि उनके लिए सार्थक हो, या विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि कौन कौन सा कूट यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो कि उनके लिए सार्थक हो या सहायक हो। अगला है डी नंबर, विद्यार्थी असफल फेल इसलिए होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं की अभिरुचियों का ध्यान नहीं रख पाती है। ये हमें सी और डी कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण या एक गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है क्यों और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, या संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि संभव है, ऐसा संभव है क्योंकि जो बच्चों की सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरह के आंसर अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के अनुसार अधिगम अपने स्वभावों में खाली जगह और है कैसा है? एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन जरूर बनता है। एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा खाली जगह में? अधिगम अपने स्वभाव में कैसा कैसा होता है? तो अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय भी होता है और सरल भी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। मतलब इस तरह से आंसर बनाना ताकि उसको पुनः स्मरण याद करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, या छोटी छोटी इकाइयों या खंडों का में जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए
शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करें ताकि बच्चे पुनः स्मरण उस चीज़ के बारे में दोबारा से सोच सकें और सोचना वो सरल हो और आसानी से वहाँ तक अपने आंसर तक और या जो उन्होंने सीखा है वहाँ तक पहुँच सकें। अगला सवाल है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। तो यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? और सवाल देखते हैं, कोई शिक्षिका चाहे तो विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, ऐसा सिखाना चाहती है कि वे समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ठीक होगा? तो समस्या समाधान में पूछना आ जाएगा, तर्क करना भी आ जाएगा और निर्णय लेना भी आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली वाली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण यानी टीचिंग को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता या मैच्योरिटी, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ऐसे तत्व जो अधिगम को सीखने को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, शिक्षार्थी की परिपक्वता भी होती है, उसका उत्प्रेरण भी होता है, शिक्षण की युक्तियां भी होती हैं, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिसमें ये चारों सम्मिलित हैं। अगला सवाल है, सार्थक अधिगम क्या होता है? सार्थक अर्थ के साथ जो अधिगम किया जाता है वह सार्थक अधिगम होता है। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो सार्थक अधिगम वो होता है जिसमें निजी अनुभवों, जो बच्चा सीखता है उसका अनुभव करता है और उससे ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करता है, तो यह सार्थक अधिगम कहलाता है। मतलब बच्चे ने जो भी सीखा है वह अनुभव करके उससे नया ज्ञान अपने में नए ज्ञान की संरचना कर सके और उसका अपना जो सीखा है उससे दूसरी समस्या को सॉल्व कर सके, इसको बोलते हैं नवीन संरचना में उसका सक्रिय निर्माण कर सकता है, तो वहाँ सार्थक अधिगम होता है। अगला सवाल है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। यह प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। यहाँ ऑप्शन चारों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आंसर गलत है, यह पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, इसका ठीक ठाक मापन तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय जहाँ पर बच्चा जाता है, पढ़ता है, सीखता है। समाजीकरण, समाज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, परिवार, आस पड़ोस और
उसके दोस्त, ये सभी चीज़ें समाज में आ जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मतलब ये है, जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसका प्रयोग विद्यालय में भी करता है। परिवार से, आस पड़ोस से जो भी सीखता है, जैसे पड़ोस में उसने अपने दोस्तों से सीखा, किसी पौधे को देखा, तो अपने बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से विचार करते हैं ये किस चीज़ का पौधा है, फिर उसको वो अपने टीचर से पूछते हैं। तो इस तरह से विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। अब अगला और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के सांस्कृतिक, यहाँ जीन पियाजे से क्वेश्चन आया है। जीन पियाजे और वायोगोत्स्की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो इन मनोवैज्ञानिक की पूरी जानकारी आप ले लेना, पूरा इनका टॉपिक पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ लिखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सी बात ठीक है? बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। जीन पियाजे ने जो 4 क्रम दिए हैं उनका क्रम बदला जा सकता है। यह पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। 5 नहीं हैं, यहाँ 4 हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात ठीक है? किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चारों चरण स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं होती हैं और किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।